तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटरफेरेंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रूफ किया था हाइगेंस प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम बात करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये पार्ट होगा, डिफ्रैक्शन एंड देन पोलराइजेशन। इतना पार्ट है अपने पास, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नोट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस से पहले अपने पास जो बात आती है वो आती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो ये हेडिंग आप नोट कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव काफी हद तक आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ये पढ़ाई था आपने। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या था कि अगर मोर देन वन फोर्सेज किसी चार्ज पे एक्ट कर रहे हैं, या ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था, किसी मास पे एक्ट कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जितने भी फोर्सेज उस पर एक्ट कर रहे हैं उन सब के इंडिविजुअल वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये कहता है कि अगर किसी भी मीडियम में मिनिमम, भाई मिनिमम कितनी जानी चाहिए, 2 या मोर देन 2। भाई अकेले चल रही है तो कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी भी मीडियम में यहां पे एक वेव चल रही है, यहां पे दूसरी वेव चल रही है, फिर यहां पे तीसरी वेव चल रही है। किसी मीडियम में 2 और मोर देन 2 वेव प्रोपगेट कर रही है, और किसी भी टाइम पे अगर हम सोचे कि यार चलो यहां पे हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो कितनी वेव चल रही है, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड। तो इनका डिस्प्लेसमेंट देखो, ये जो वेव है जो हमारी कौन सी आ रही है, ये तो सब एक ही जैसे दिख रही है, ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y1। इसके बाद ये अपनी सेकंड वेव है, ये जो चल रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, y2, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, y3। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। क्लियर है। किसी भी मीडियम में 2 या मोर देन 2 वेव्स अगर प्रोपगेट कर रही हैं तो किसी भी टाइम पे जो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये कंडीशन है, तो नोट करो, इफ 2 और मोर देन 2 वेव्स, if 2 or more than 2 waves propagate in any medium, if 2 or more than 2 waves propagate in any medium, if 2 or more than 2 waves propagate in any medium, then the net displacement of the wave anytime instant then the net displacement of the wave anytime instant क्या होगा, always equal to the net displacement of the wave anytime instant always equal to किसके, vector sum of individual displacement of each wave, vector sum of individual displacement of each wave। ठीक है। इसके बाद सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन आप समझिए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की अगर हम बात करें और इस एकेडमिक या बोर्ड के सेक्शन की बात करें, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ही चारों तरफ इंटरफेरेंस घूमता है। देखिए कैसे, इसमें क्या होता है, एक साइंटिस्ट है यंग्स, उनका एक्सपेरिमेंट था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं YDSE। अगर कहीं ये लिखा है तो आप ये मत सोचिएगा कुछ और है, इसका मतलब YDSE मींस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। ठीक है,
तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था, कैसे था, यहां पे इन्होंने बेसिकली इंटरफेरेंस को बताया था। इंटरफेरेंस तो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जान लें तो इंटरफेरेंस समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लास 11th में आपने क्लास 11 ये कहाँ का इसका नाम ले लिया मैंने, ठीक है, वहां पे साउंड वेव है, खैर बात तो पूरी हो ही जाए, बोल दिया है तो ठीक है। तो वहां पर भी इंटरफेरेंस है, काफी हद तक वो भी यही चीज है, बट यहाँ पे लाइट की बात होगी, वहां पे साउंड की बात होती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे था, किस तरह से काम करता था। तो इन्होंने क्या किया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने एक सोर्स लिया, ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया इन्होंने। मोनोक्रोमेटिक समझ रहे हो, सिंगल कलर, व्हाइट लाइट से भी बाद में इसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। इसके आगे इन्होंने जैसे क्या किया कि दो कार्डबोर्ड टाइप का रख दिया, ठीक है, इसके आगे मतलब कुछ ऐसे आप ये समझ लीजिए कि ओफो डीपीपी याद आया, दो कार्डबोर्ड लगा दिया ऐसे, मतलब एक होल यहां कर दिया, एक होल जैसे यहां सोर्स लगा दिया, इस पॉइंट पे इन्होंने यहां सोर्स लगा दिया, और इसके आगे यहां पे दो छोटे छोटे होल कर दिए। तो अगर एक साइड से देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा ना, तो इन्होंने यही किया। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया कि यहां पे एक सोर्स रखा, सोर्स का काम क्या होगा, यहां से लाइट को भेजना, रे को। फिर यहां पे इन्होंने एक कार्डबोर्ड रखा और कार्डबोर्ड में दो छोटे छोटे होल कर दिए, शार्प, ठीक है, S1 और S2, एक तरह से फाइन होल। अच्छा, ये जो डिस्टेंस इतना ज्यादा मैंने बनाया, इतना ज्यादा नहीं था, ये mm में है, 1 या 2 mm, बहुत कम, बट हम लोग उस तरह से देखते हैं। ये जो भी प्रोसेस है ना, ये काफी स्मॉल लेवल पे है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दो कार्डबोर्ड रखा, अच्छा इनके बीच का सेपरेशन इन्होंने स्मॉल डी ले लिया। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे न्यूमेरिकल में, अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, 1 mm, 0.2 mm, तो आप इसका मतलब किसकी बात हो रही है, स्मॉल डी की। स्लिट के बीच का सेपरेशन जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। तो यंग्स ने क्या किया कि यहाँ पे एक रखा सोर्स, यार इनके गिरने से मैं परेशान हूं, तो मैं सोच रहा हूं एक लाख स्टैंड लगा दें सीधा, या तीन तीन का पेयर हो जाए तो सही है। चलो यहां पे ये डी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों भी किस तरह एक्ट करेंगे, अगर देखा जाए तो सोर्स की तरह से, याद आया हाइगेंस प्रिंसिपल, ये दोनों भी कैसे एक्ट करेंगे, एज ए सोर्स। क्या था हाइगेंस प्रिंसिपल, कि जितने भी पार्टिकल कहां पे होते हैं, वेव फ्रंट पे, कैसे एक्ट करते हैं, एज अ सोर्स। अब यहां से देखिए, यहां से लाइट निकली, वेव फ्रंट बनता गया बनता गया बनता गया, S1 S2 भी किस पर आ गए, वेव फ्रंट पे। तो S1 S2 का बिहेवियर कैसे होगा, सोर्स की तरह से। अरे सब छोड़ दो इनको, आप क्या करो कि एक रूम में पूरी तरह से बंद कर लो अपने आप, इस तरह से बंद करो कि तनिक भी लाइट ना आए, और छोटे छोटे दो उसमें सुराख कर दो हल्का सा, मतलब जैसे रूम में अपने आप को आपने बंद कर लिया, और जो आपकी विंडो है उस पर ग्लास है, तो उस ग्लास पर भी आप क्या चढ़ा दो, कार्डबोर्ड कोई, ठीक है, थर्माकोल लगा दो, और उस थर्माकोल पर दो छोटे छोटे होल कर दो, और बाहर की तरफ बल्ब लगाओ। तो जब आप देखोगे तो उन दोनों सुराख से क्या आएगा, लाइट आएगी, तो आपको लगेगा कि ये दोनों क्या हैं, सोर्स होगा ना। वही सेम कंडीशन यहां पर भी है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स यहां लगाया, इसके आगे एक कार्डबोर्ड लगा दिया, उसमें दो होल्स कर दिए, इनका नाम इन्होंने रखा स्लिट, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, डी। अब इससे जो लाइट निकल रही है, ये दोनों भी कैसे एक्ट करेंगे, एज अ सोर्स। अब इन्होंने क्या किया, इसके आगे यहां पे लगा दिया क्या,
स्क्रीन, इसके आगे लगा दिया स्क्रीन। ठीक है, तो जब इन्होंने यहां पे स्क्रीन लगाया तो ये क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहां पे कि यहां पे एक ब्राइट बैंड मिला। ठीक है, और एक बात और सुन लीजिए, स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी सोर्स से नहीं होता है डिस्टेंस, स्लिट से होता है, और ये स्लिट भी एक टाइप की क्या है, सोर्स। तो एक ब्राइट बैंड मिला यहां पे, फिर यहां पे मिला डार्क बैंड यहां पे, फिर यहां पे मिला ब्राइट बैंड, फिर यहां पे मिला डार्क बैंड, फिर यहां पे ब्राइट, और फिर यहां पे क्या मिला, डार्क, फिर यहां पे ब्राइट और फिर यहां पे डार्क, फिर यहां पे ब्राइट और यहां पे डार्क, ऐसे मिला। ऐसे ही ऊपर की साइड भी मिला, ब्राइट एंड देन डार्क, यहां पे मिला ब्राइट और फिर मिल गया है डार्क, यहां पे ब्राइट और फिर मिल गया डार्क। एक्चुअल में ऐसे नहीं मिलता है, आपको पता है, ये कुछ ऐसे मिलता है। ऐसे मिलता है, ये हो गया ब्राइट, ये हो गया डार्क, ये हो गया ब्राइट, ये हो गया डार्क, ये हो गया ब्राइट और फिर ये हो गया डार्क। अब आपने क्या किया, ध्यान से समझना, हम केवल इतना दूर कंसीडर कर रहे हैं, इसको हटा दिया यहां से और इसको हटा दिया यहां से। अब हमें क्या दिखाई दिया, ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे दिखाई देगा ये। तो हम केवल इतनी दूर की बात कर रहे हैं, पूरा आपके सामने स्ट्रक्चर नहीं रख रहे। हमने क्या किया, ये पूरा बन रहा है तो इतने पार्ट को निकाल के अलग कर लिया। ठीक है, तो बनता है इस टाइप से, इलिप्टिकल शेप में अप्रॉक्स। ठीक है, लेकिन हम यहां इसको लीनियर शेप में दिखाएंगे, क्योंकि केवल हम इतनी दूर की बात कर रहे हैं, केवल इतनी दूर की, इतनी दूर में तो ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका इन्होंने जो बैंड बना, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, तो इसका इन्होंने नाम रखा फ्रिंज। ये जो ब्राइट और डार्क बन रहे हैं, तो जो डार्क रीजन है, ये डार्क बैंड है, इसको इन्होंने बोला क्या, इसको इन्होंने बोला डार्क फ्रिंज। ठीक है, और ये जो ब्राइट रीजन है, इसको इन्होंने क्या कहा, ब्राइट फ्रिंज, ये इन्होंने बोला। ठीक है, तो एक डार्क हो गया, दूसरा ब्राइट हो गया, ये कंडीशन बनी। अब समझिएगा, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। ये जो है, इसको बोलते हैं सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज। ये जो यहां पे बिल्कुल एक्चुअली बीच में है, जब सोर्स ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, अभी बिल्कुल बीच में है। अच्छा, सेंट्रल फ्रिंज है, तो आप ये बताइए, ये जो है ये क्या है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये क्या है, सेकेंड डार्क, ये थर्ड डार्क, ये फोर्थ डार्क और ये फिफ्थ डार्क, एक साइड में। नीचे की तरफ आओ तो ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क फ्रिंज। ठीक है, डार्क बैंड, डार्क फ्रिंज, डार्क रीजन, जहां अंधेरा होता है बिल्कुल। और अगर ये फर्स्ट डार्क है तो ये क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, ये और नीचे की तरफ भी क्या होगा, ये फर्स्ट ब्राइट। तो ये आपको मुझे बेसिकली बताना था यहां पे कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अलग होता है और फर्स्ट ब्राइट अलग होता है। कई बार आप सेंट्रल ब्राइट को भी क्या मान लेते हैं, फर्स्ट ब्राइट। सेंट्रल का मतलब जीरो से शुरू करना है आपको। ठीक है, ये क्या होगा, सेकेंड ब्राइट, ये हो जाएगा थर्ड ब्राइट, ये हो जाएगा फोर्थ ब्राइट, इसी तरह ये हो जाएगा सेकेंड ब्राइट, ये हो जाएगा थर्ड ब्राइट, इस तरह से। ठीक है, तो ये कंडीशन अपनी बन गई यहां पे इसकी। अब यहां से जो भी डिस्टेंस, जैसे आपसे कहा जाए कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताओ, तो फिफ्थ ब्राइट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो चलो फोर्थ ब्राइट पे आते हैं। फिफ्थ ब्राइट के लिए और ऊपर जाना पड़ेगा, चलो ये बना लेते हैं, ये हो जाएगा फिफ्थ ब्राइट, चलो बना लिया। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वाई से। ठीक है,
तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। फिर एक बार देख लीजिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक जब सोर्स लिया तो इसने लाइट यहां से एमिट किया, इसके आगे इन्होंने एक कार्डबोर्ड लगा दिया। जब इन्होंने कार्डबोर्ड लगा दिया दो, और उसमें छोटे छोटे होल कर दिए, काफी फाइन होल किया, ठीक है। तो इसका इन्होंने क्या नाम दिया, स्लिट। छोटे छोटे कार्डबोर्ड को बनाया, इसका नाम दिया स्लिट, ठीक है। इनके बीच के सेपरेशन को क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। और इनसे कैपिटल डी डिस्टेंस पे क्या रखा, स्क्रीन। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच के सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। तो इन्होंने यहां पे क्या देखा कि इसने S1 और S2 ने भी क्या किया, किस तरह एक्ट किया, सोर्स की तरह से। क्यों, हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हमें डार्क और ब्राइट बैंड मिले। इसी फिनोमिना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये जो फिनोमिना था कैसे मिलता है ये मैं आपको बता रहा हूं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब थोड़ा समझो इस चीज को। ये जो y होता है, पूछते हैं कि फिफ्थ ब्राइट की पोजीशन बताओ, तो आप y निकालोगे। दूसरी साइड भी होता है, कंडीशन सेम है। अब थोड़ा सा समझिए ये होता कैसे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो यहां से, ठीक है। मानो तो इसकी फोटो ले लो, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो यहां से थोड़ा सा यहां समझो आप, ये मिलता कैसे है, इसका रीजन क्या है। तो मैंने आपसे क्या बताया, किसी भी मीडियम में, कोई भी मीडियम है, ठीक है, कोई भी मीडियम में अगर दो या दो से ज्यादा वेव प्रोपगेट कर रही हूं किसी मीडियम में, नोट करना बंद कर दिया, अभी नोट कराऊंगा मैं इसको। किसी भी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव प्रोपगेट कर रही है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, उनका डिस्प्लेसमेंट कभी सेम डायरेक्शन में होगा, कभी कहां होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। वेक्टर क्लास 11th में खैर तो पढ़ा होगा। R इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। यानी कॉस थीटा जब -1 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम। और कॉस थीटा जब 1 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब कि अगर दो वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा क्या होगा, 0। तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मान लीजिए ए और बी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा बेटा, यहां पे 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो उस केस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -1। तो रिजल्टेंट यहां पे क्या होगा, मिनिमम। दो वेक्टर, दो फोर्सेस, कोई भी टू क्वांटिटीज जो जिसके पास डायरेक्शन हो, अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मिनिमम। किसी इंस्टीट्यूट के लिए भी है, सबके लिए। अगर इंस्टीट्यूट में सब लोग एक ही डायरेक्शन में सोचे, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और सभी अपोजिट, वो कह रहे हैं कि यार यहां जाना, अरे यहां जाके क्या होगा, चलो यहां चलते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि आप 3-4 दोस्त होते हो, तो अक्सर आपने देखा होगा ग्रुप होता है, उसमें कहीं लोग चले जाते हैं। और कई ग्रुप ऐसा होता है जहां पे लोग कहीं नहीं जा पाते। उसका रीजन है 4 लोग हैं, तो आप लोगों ने कहा यार 4 दिन की छुट्टी है, चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो आपने कहा एक काम करते हैं यार, 4 दिन का टाइम है, चलो शिमला चले चलते हैं। हाँ चलो शिमला, चलो शिमला पहुंच गए, हो गया। अच्छा, एक ग्रुप ऐसा भी है, चलो शिमला चलते हैं, हाँ अरे यार शिमला जाके कहा चलो जयपुर चलते हैं। तो दूसरा कहा जयपुर क्या करोगे फालतू में गर्मी में जाके, इससे बढ़िया चलो कश्मीर चलते हैं। ये कह रहे पागल हो, कश्मीर वश्मीर कहीं नहीं जा रहे, बहुत दूर है, उतना दूर जाओ, आज टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, पता नहीं जिंदा वापस आएंगे कि नहीं। एक काम करो, चलो महाकाल के दर्शन करके आते हैं, ठीक है। उस दिन कोई डिसीजन नहीं हुआ। अगले दिन यार कहीं चलना वाला नहीं, अरे चलो यार, अच्छा छोड़ो हम शिमला नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो एक काम करो शिमला नहीं चलेंगे, चलो हरिद्वार चलते हैं, ठीक है। अब फिर वही डिसीजन, फिर 4 दिन निकल गया, रिजल्ट क्या निकला, कुछ नहीं। जबकि जब 2-3 लोग थे उन्होंने एक ही डायरेक्शन सोचा, यहां चलो, हाँ चलो, चले गए। तो डेली लाइफ में भी होता है,
अगर डायरेक्शन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट मैक्सिमम आएगा, और अगर अपोजिट है तो मिनिमम। वो रामायण में नहीं लिखा तुलसीदास ने, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। तो वही स्थिति है, होना चाहिए चीज। फिजिक्स भी इसी को फॉलो करती है, सेम डायरेक्शन में है मैक्सिमम, अपोजिट में है मिनिमम। ठीक है, तो देखो यहां से अब हम उसी वेव की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि केवल चूंकि यहां दो ही वेव की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि दो ही सोर्स तो है, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हम यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी मीडियम में अगर दो या दो से ज्यादा वेव प्रोपोगेट कर रही है, अभी तो यहाँ दो है, हम दो से ज्यादा भी ले लेते हैं, किसी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, जो भी हमने बताया, किसी भी टाइम पे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम, और किसी टाइम पे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। कभी डायरेक्शन सेम होगी, कभी अपोजिट होगी। अच्छा, जब इनकी डायरेक्शन सेम है, दो वेव अगर प्रोपगेट कर रही हैं और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये y1 ये y2, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। किसी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव अगर प्रोपगेट कर रही हैं और किसी भी टाइम इंस्टेंट पे उनका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। और इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आप वेव का डिस्पो करो, वेव फॉर्म ड्रा करो, तो कान में हेडफोन लगाए हो, ठीक है, और एक्चुअल लेवल पे उसका अगर आप बनाओ वेव, तो कुछ ऐसे बनता है। और वही पता चला सेम म्यूजिक का, डीजे लगा लिया आपने, बड़ा बड़ा स्पीकर लगा लिया 24 इंच के, तो फिर पता चला उनका जो होता है वो कुछ ऐसे होता है। देखो ये सब सेम है, ये डिफरेंस क्या आया, एम्पलीट्यूड का। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। कुल मिला के अगर आपसे कहा जाए यार बहुत तेज साउंड है, तो दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, यार इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी, क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, ये जान लो अभी। अब बताइए, किसी मीडियम में अगर दो वेव प्रोपगेट कर रही हैं और उनका डायरेक्शन क्या हो, सेम, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। अब लाइट वेव है ना, साउंड वेव तो है नहीं, साउंड के बेस पर हमने आपको समझाया। तो अगर इंटेंसिटी वहां पे मैक्सिमम होगी तो वहां पे क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जब उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा या जीरो भी हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल और अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम या जीरो। अब अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम या जीरो हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, मिनिमम या जीरो। तो वहां पे हमें क्या मिलता है, डार्क रीजन या डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज, ठीक है, ये मिलता है, मिला। इसको क्या बोलेंगे, जब इसको कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो इंटेंसिटी जो लाइट आ रही है ना, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। कुल मिला के ऐसे समझो कि इंटरफेरेंस का एक तरह से सिस्टम ये है कि ये पूरी लाइट यूनिफॉर्मली आ रही है, हमने क्या किया कि यहां की लाइट को उठा के, यहां की लाइट को उठा के यहां लगा दिया, यहां क्या हो गया, डार्क, और यहां क्या हो गया, ब्राइट, ठीक है। या फिर यहां की आधी लाइट को यहां लगा दिया, आधी लाइट को नीचे, फिर यहां की लाइट को यहां लगा दिया, यहां क्या हो गया, डार्क। इंटेंसिटी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग से सुन लो, फिर हम इसको नोट कराते हैं आपको।
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव क्या होता है कि किसी भी मीडियम में 2 या मोर देन 2 वेव्स अगर प्रोपोगेट कर रही हो और किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जब उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम डायरेक्शन में, जब उनका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम। ठीक है, सिंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, हेंस वी ऑब्टेन मैक्सिमम इंटेंसिटी or a bright region or a bright band or a bright fringe called constructive interference. In case of जब उनके डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, in opposite direction, the resulting amplitude becomes minimum or zero. मिनिमम मिलेगा या जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसमें नोट कीजिए, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स प्रोपेगेट, when two or more than two waves propagate in any medium, when two or more than two light wave लिख लो, when two or more than two light waves propagate in any medium, when two or more than two light waves propagate in any medium, anytime instant when displacement of the wave, anytime instant when displacement of the waves का मतलब यहां लाइट वेव है, ठीक है ना, in same direction, the displacement of the waves in same direction, the resulting amplitude becomes maximum. The resulting amplitude becomes maximum. The resulting amplitude becomes maximum since intensity is directly proportional to the square of amplitude. Since intensity is directly proportional to the square of amplitude, ये भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है ना, hence we obtained maximum intensity of light, hence we obtained maximum intensity of light। ठीक है, और ब्राइट बैंड और ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, ब्राइट बैंड और ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, देखो यही है, कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, called constructive interference in case of क्या होगा, अब हमेशा सेम ही डायरेक्शन थोड़े होगा, in case of when waves are in opposite direction, or in case of when waves are in opposite direction and in case of when waves are in opposite direction। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में ये भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये y1 है और ये y2 है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, मैक्सिमम, अपोजिट में क्या होगा, मिनिमम। और मान लीजिए कि अगर ये हो रहा हो, ये y1 है और ये है y2, दोनों किसके इक्वल हैं, x के, मान लो, तो अब इसमें क्या होगा, जीरो हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, इन केस ऑफ व्हेन वेव्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम और जीरो। द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम और जीरो।
called, sorry, minimum or zero. We obtained we obtained dark band or dark fringe. We obtained dark band or dark fringe in case of when displacement of the wave in opposite direction, the resulting amplitude becomes minimum or zero. Hence we obtained dark band or dark fringe. इसको क्या बोलते हैं? Called destructive interference. Called destructive interference. ठीक है. इसके बाद the phenomenon of redistribution of intensity of light wave, the phenomenon of redistribution of intensity of light wave the phenomenon of redistribution of intensity of light wave is called interference of light. The phenomenon of redistribution of intensity of light wave, ठीक है, is called interference of light. तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की एक, अब इसमें कंडीशन आती है, तो कंडीशन भी हम लोग आज डिस्कस कर ले पहले, ठीक है. तो इंटरफेरेंस का पार्ट हो जाएगा, फिर कंडीशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो नोट कीजिए, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस एक ही चीज है. कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. अब यहां देखिए, इसीलिए इस डायग्राम को भी हमने साफ नहीं किया, इसकी जरूरत है. ये बताइए फॉर एग्जांपल, ये जो सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी हमने मान लिया कि 20 हर्ट्ज है. अलग कुछ होता नहीं है, बट फिर भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो कि है 20 हर्ट्ज. तो इन दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? 20 हर्ट्ज की होगी, ठीक है. तो इसका मतलब इन दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम. तो नोट करो, फर्स्ट द फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल. सबसे पहली कंडीशन, फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी ही चाहिए. फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल, ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है. बिना उसके काम नहीं चलेगा. अच्छा एक बात बताइए, हमने इसकी लाइट को बंद कर दिया, अब ये भी बंद हो जाएगा. मतलब ये दोनों सोर्सेज क्या हैं? डिपेंडेंट है, ठीक है. तो नोट करो, सोर्सेज शुड बी डिपेंडेंट. ये दोनों सोर्स डिपेंडेंट होने चाहिए. सोर्सेज शुड बी डिपेंडेंट. सोर्सेज शुड बी डिपेंडेंट, ये कंडीशन हो गई. और एक चीज और है, एक नाम आता है कोहेरेंट. कोहेरेंट क्या होता है? तो कई बार कहते हैं कि कोहेरेंट को कम्युनिकेशन में एक बार यूज किया जाता है. कोहेरेंट कम्युनिकेशन में देखो, कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसमें दो चीज होती है, एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर. तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में फेज अगर लॉक कर दिया जाए, मतलब फेज कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से कोहेरेंट कम्युनिकेशन, ठीक है. और भी चीजें हैं बट इसमें, तो अगर सोर्स हमारे कोहेरेंट हैं तो इनके बीच का फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो नोट करो, सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट. सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट, ठीक है. और इसके बाद नेक्स्ट, फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट. फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट. फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. अब एक चीज समझिए, ये चारों चीजें एक ही साथ एग्जिस्ट करती हैं. अगर सोर्स हमारे डिपेंडेंट होंगे तो कोहेरेंट भी होंगे, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सेम. मतलब ये नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो क्लियर है कि सोर्स कोहेरेंट होंगे.
मतलब इस एक्सपेरिमेंट में अगर देखें, इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो चारों चीजें अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, चारों चीजें एक साथ आएंगी जो हमने यूज किया। क्या क्या? सोर्सेस शुड बी डिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, और सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट एंड फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। ये होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं, ये जो स्लिट है, अब आगे सुनिए, इनके बारे में भी थोड़ा सा हमारे पास है। ये जो स्लिट है ना, ये नहीं कि इतना बड़ा हमने बना दिया यहां से लाइट को भेज दे रहे हैं, ठीक है, नहीं होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग बोला फाइन होल होना चाहिए, मतलब ये जो स्लिट है जिसका हमने नाम दिया, ये नैरो होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो नोट करो, द स्लिट शुड बी नैरो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, ये जो स्लिट है ये नैरो होना ही चाहिए, ठीक है। यहां पे द स्लिट शुड बी नैरो, ये नैरो होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और, डी जो है ना, ये स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, स्लिट के बीच का सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि कम करते गए कम करते गए, इतना कम कर दो कि ये वेवलेंथ से लाइट से भी कम हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। सेपरेशन बिटवीन स्लिट शुड बी मिनिमम बट नॉट लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। मिनिमम करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइट की वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए। तो नोट करो, द सेपरेशन between the slit should be minimum, the separation between the slits should be minimum। ये क्यों ऐसा होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। the separation between the slits should be minimum but not less than, the separation between the slits should be minimum but not less than किसके? वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ से कम मत कर दो। मतलब ये नहीं आप कम करते गए कम करते गए, कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं ना, तो चलो यार और कम कर दो, तो वो उसमें समस्या हो जाती है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स शुड बी मिनिमम बट नॉट लेस देन। हाँ अच्छा, अब देखो ये जो डी है ना, ये क्वाइट लार्ज होना चाहिए। क्वाइट लार्ज इन द सेंस इनके रिस्पेक्ट में, ये mm में है तो किसमें होना चाहिए? मीटर में, 1 मीटर 2 मीटर। तो नोट करो, the separation between slits and screen, the separation between slits and screen should be quite large, the separation between slits and screen should be quite large। अच्छा, एक चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए, ये भी हम आगे प्रूफ करेंगे बट थोड़ा सा आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो होता है, ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इंटेंसिटी का रेशियो, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख, ये होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। अब मान लीजिए कि दो कंडीशन ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं कि A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है वो 10:1 है, ठीक है। तो A1 को 10x ले लो, A2 को AX ले लो, तो फर्क नहीं पड़ता। तो हम केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, या इसको A1 को मान लो और अच्छे से आपको बता रहे हैं। 10 mm और A2 है 1 mm एम्पलीट्यूड। तो I max अपॉन I min क्या होगा? A1 प्लस A2 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 121 अपॉन 81। यानी जो ब्राइट होगा उसका इंटेंसिटी 121 और जो डार्क होगा उसकी इंटेंसिटी 81। मतलब डार्क के रिस्पेक्ट में ब्राइट केवल 1.5 टाइम्स ही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस हमने लिया, सेकेंड केस हमने मान लिया A1 10 है, ठीक है, mm, और A2 हमने ले लिया 9 mm,
ठीक है, अब हम देखते हैं आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो 19 यानी कितना होता है, 361 होता है शायद, अपॉन 1। अब देखिए डार्क क्या है 1 और ब्राइट क्या है 361। ये कब हुआ, जब इनके बीच का डिफरेंस 10 और 9 कम कर दिया, और जब डिफरेंस ज्यादा था कितना 10 और 1, तो क्या था ब्राइट 81 121 और डार्क 81। जबकि बेटर हमें कब मिलेगा ये बताइए, जो डार्क को पूरी तरह से डार्क दिखे, जो ब्राइट है पूरा ब्राइट दिखे, डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा अगर दोनों 10-10 हो तो ये क्या हो जाएगा 400 और ये क्या आ जाएगा 0, और अच्छी बात है, जो डार्क है वो पूरा 0 हो गया, जो ब्राइट है 400 पहुंच गया। तो इसका मतलब हम ये समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड या तो इक्वल हो या नियरली इक्वल हो, तब तो ठीक है, साफ साफ दिखेगा। अगर एम्पलीट्यूड का डिफरेंस ज्यादा है तो यहां पर आपको डार्क और ब्राइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, यानी डार्क और ब्राइट बैंड आपको दिखेंगे लेकिन बड़े मुश्किल से देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कई बार आप लोग नहीं कॉपी लिख देते हो कि लगता है कि या तो मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी और या तो किसी और को बुलाएंगे कि जैसे चैलेंज है कि पढ़ के दिखाइए क्या नोट किया गया है, तो वही चीज यहां पर भी है, तो नोट करो, द एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल। अगली कंडीशन है द एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी कंडीशन आ गई। ठीक है, जो कि इसके साथ होती है। अब फिर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव और प्रोपगेशन ऑफ टू वेव्स है, तो इसका हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है ना, तो इतना आप नोट कर लो। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।